हाय फ्रेंड्स, 10 में से 9 इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में है वो सिर्फ और सिर्फ आसपास की घटनाओं को देख करके अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है, जैसे कि बजट आने पर क्या होने वाला है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को पहचान के उनके स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही प्राइस पर इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं तो यकीन मान के चलिए आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आने वाली है। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा स्वागत करता हूं आपका सागरनोमिक्स पे। आज बात करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ऐसे स्टॉक्स की जो 100 रुपए से कम में अवेलेबल है। हाँ मेरे दोस्तों, यही तो कह रहा हूं मैं कि जैसे आमतौर पे मानते हैं ना कि भाई अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स तो आपको 1000, 10,000, 20,000 में मिलेंगे। जरूरी नहीं है, कम प्राइस में भी बढ़िया वैल्यू मिल सकती है। 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, और वीडियो के लास्ट तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि इन स्टॉक्स में कैसा पोटेंशियल है और आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने में इसमें कितनी संभावना नजर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सागरनोमिक्स। बहुत इंफॉर्मेटिव है, काफी रिसर्च करके बनाया जाता है, इसलिए वीडियो का फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे पूरा देखेंगे। और बहुत सारे मित्र जो है वो उसमें एग्री भी होते हैं, कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूं। इस सपोर्ट के लिए थैंक्स। स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और इस एनालिसिस की गहराई में खो जाए उससे पहले आपको एक काम करना है। पहला, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। और मैंने बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे बहुत सारे दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि सर लाइक कर दिया। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सपोर्ट करते हैं। सेकंड, अगर वीडियो पर नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरी हर रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाएगी और कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। तो पहला स्टॉक दोस्तों आपके रेडार पर जो है वो मैं बता रहा हूं, दैट इज वेल नोन NHPC। अब NHPC को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा क्यों है कि इसको बार बार हम लोग लेकर के आते हैं। पहली बात तो यह है कि दोस्तों मेरा किसी प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं है किसी स्टॉक के लिए, ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट है ना मुझे कोई फायदा कि भाई आपको फलाना स्टॉक बताने से मुझे कुछ फायदा, ऐसा नहीं है। मैं एक रिसर्चर हूं और सच्चे अर्थों में रिसर्चर हूं, तो मैं वही बताऊंगा जो हमेशा मेरे रडार पर फिक्स पाया जाएगा। और जरूरी गलतियां भी हो सकती है तो, लेकिन मेरा इंटेंशन हमेशा आपकी भलाई के लिए रहेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि आपने मुझसे दोस्ती की है। चलिए अब बात करते हैं NHPC की। तो हमने क्यों लिया है स्टॉक। दोस्तों आप ये देखिए, गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है ना कुछ खास सेक्टर्स पे है जो इन्होंने साफ तौर पे बताया है अपने पिछले जो जितनी भी स्पीच थी। पहला सेक्टर हाउसिंग, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा एनर्जी, चौथा एनवायरमेंट, पांचवा आपका हेल्थ केयर और सिक्स्थ है आपका हाउसिंग। ये 6 सेक्टर ऐसे हैं जिन पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहने वाला है। अब इसी में एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एनर्जी तो पेट्रोल से, इससे कोयले से, इनसे भी बनती है, बिल्कुल बनती है और वो काफी समय तक बनती भी रहेगी। लेकिन दोस्तों ये है कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, गवर्नमेंट धीरे धीरे उनकी तरफ अपना फोकस बढ़ाती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो गवर्नमेंट धीरे धीरे सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर इनको प्रमोट कर रही है, क्योंकि सऊदी अरब से, रशिया से जो हम ऑयल खरीदते हैं उसका जो इंपोर्ट बिल होता है वो हमारे ही देश की जेब से जाता है ना। उसके बदले में आपको ज्यादा सुविधाएं मिल सकती है, ज्यादा रोड्स मिल सकती है, ज्यादा ब्रिजेस मिल सकते हैं, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, लेकिन हमें वो पैसा गल्फ कंट्रीज को और बाकी कंट्रीज को पेट्रोल खरीदने के लिए देना चाहता है। और गवर्नमेंट पूरी तरह से चाहती है कि किसी भी तरह से ये पैसे को बाहर जाने से रोका जा सके। NHPC रिन्यूएबल सेक्टर की एक बड़ी नामी कंपनी है, क्योंकि हाइड्रो पावर में दोस्तों ये लीडर है अपनी इंडस्ट्री में। अब आप लॉजिक समझ गए, अब अपन एनालिसिस करते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, यहां ना एक छोटी सी गड़बड़ क्या होती है, सारे लोग, जैसे कई मित्रों के मैंने कमेंट भी पढ़े कि सर आप तो स्टॉक की बस डिटेल्स बता दो। अरे भैया, यहां ना क्वालिटेटिव एनालिसिस इज एज इंपॉर्टेंट एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो जस्ट बिलीव दैट, क्योंकि सिर्फ नंबर्स में सब कुछ नहीं है। बिजनेस की मॉडल, मैनेजमेंट क्वालिटी, ये सब समझोगे नहीं तो नंबर्स में मिस गाइड भी हो सकते हैं। ध्यान है ना आपको, BCG बोस्ट, क्या नाम था उसका, ब्राइट कॉम ग्रुप, फर्जी कंपनी टोटली। देयर इज वन अनदर कंपनी नोन एज ITI, टोटल पता नहीं क्यों राइज कर रही है, आई डोंट नो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स। आई वांट टू टेल यू क्वालिटेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो NHPC की लॉजिक समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं इसके नंबर्स पे।
तो यहां देखिए ये कंपनी दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि मिनी रत्ना है और ये पब्लिक सेक्टर की एक मतलब हाइड्रो पावर की लीडरशिप वाली कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके अंदर तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, तो लार्ज कैप है। 108 रुपए का स्टॉक इसका चल रहा है। और साथ में आप देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.59 विच इज वेरी गुड। कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है 1.68% और 52% का डिविडेंड का पे आउट है। सेल्स अगर बढ़ी है सिर्फ 1% से, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया 9% से। आप मेरे को ढूंढ करके बता दीजिए ऐसी कंपनीज कितनी है जिसमें सेल्स बढ़ती है 1 रुपया और प्रॉफिट बढ़ता है 9 रुपया। ये तभी हो सकता है दो तरह से। पहला कि कंपनी प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकती है, यानी कि जब पता है ना कंपनी को कि मेरे अलावा कोई कंपटीशन है ही नहीं देने वाला ये वाला, तो वो ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती है। या दूसरा ये अपनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपना के अपनी जो प्रोडक्शन है, अपना जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उसको स्ट्रीमलाइन कर सके, यानी कि फालतू के खर्चे हटा सके। कि जैसे होता है ना कि 10 लोगों का काम 2 लोगों से करवा ले, या कुछ नई मशीन्स निकाल लगाएं उसके अंदर काइंड ऑफ, जिससे कि इनकी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रीमलाइन हो जाए। दोनों केसेस के अंदर इसका प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है, अब बात करें कंपनी की तो डेट टू इक्विटी 0.84 है, एब्सोल्युटली ओके है। और अगर आप देखें इंट्रिंसिक वैल्यू 33 रुपीज के हिसाब से भी ठीक ही चल रही है ये कंपनी। और ग्राहम नंबर 55.9 है और प्राइस चल रही है लगभग 108 रुपए। वेरी वेल विद इन द रीच, सो कंसिडर इट एज अंडर वैल्यूड कंपनी, क्योंकि ये बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। साथ में दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहां देखिए कंपनी में ना ये देखना जरूरी होता है कि भाई दूसरे लोगों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, खासतौर पे वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अब देखो एक चीज है, ये जरूरी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आप रिटेल इन्वेस्टर से अलग रखें और उसके बाद सोचें। बात ये है क्यों रखें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ना 10 में से 9 लोग सिर्फ टिप्स के भरोसे काम करते हैं। किसी ने कुछ बोला उन्होंने खरीद लिया, किसी ने कुछ कहा बेच दिया, नहीं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काम करते हैं रिसर्च के बेस पे। उनके पास में सैकड़ों लोगों की टीम होती है, एडवांस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, एआई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि वो पता लगा लेते हैं कि इस स्टॉक में कितना बिजनेस में दम है। और वो हमेशा बिजनेस मॉडल के हिसाब से इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। ठीक है, सो अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आपको ज्यादा दिखती है खासतौर पर एफआईआईज और डीआईआईज की, तो ध्यान रखिए कि यहां कंपनी में आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, आपको एक एडिशनल कंफर्ट मिल जाता है कि भाई ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां देखें तो 67% तो प्रमोटर होल्डिंग है और ये करीब 4, 10, 18, 19 लगभग 19% जो है वो इनके पास इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग है। सो दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस कंपनी, राइट। अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी में है। मतलब हाइड्रो पावर तो इनका है ही, हाइड्रो पावर तो है ही, इसके अलावा दोस्तों ये सोलर पावर में आ गए हैं, ये विंड पावर में आ गए हैं। कुल मिला के ऐसी हर ऊर्जा जो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, उस सब पे फोकस कर रहे हैं। ये इनका नेशन वाइड आप देख सकते हो कितना जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और ये दोस्तों इनके नंबर्स है, आप देख सकते हैं कंपनी एक अच्छे खासे जोन में है। इस कंपनी में एक इकोनॉमिक मोट भी है। अब इकोनॉमिक मोट क्या होती है? इकोनॉमिक मोट होती है दोस्तों वो चीज जो औरों के पास में नहीं हो। यानी अगर मान लीजिए आज सपोज करिए पिडिलाइट की बात कर लेते हैं, आपको अगर कोई चीज चिपकानी है तो मुझे बता दीजिए पहला नाम क्या आएगा दिमाग में? फेविकॉल। अच्छा, दूसरा नाम क्या आएगा ये भी बता दीजिए। कोई नहीं, कोई नहीं। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक मोट और यूएसपी। तो यहां पर एनएचपीसी के पास एक गोल्डन एज है इस चीज को लेके, एक अच्छी खासी डिफरेंशिएटर इनके पास में मौजूद है। ठीक है, सो दोस्तों ये ओवरऑल कंपनी का एक यूनिक पोजीशन की वजह से इस कंपनी को हमने शामिल किया। नेक्स्ट पोजीशन पॉइंट कंपनी पे चलते हैं और वो है आपके कैनरा बैंक। अब जरा हम बात करते हैं कैनरा बैंक को क्यों लिया गया और इसमें ऐसी क्या खास बात है। पहली चीज कि जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं ना दोस्तों, एक चीज मान करके चलिए कि अगर सबसे ज्यादा किसी का इलाज हुआ है ना पिछले 5-7 साल के अंदर, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंकों का इलाज हुआ है। ऐसा होता ना कि जैसे किसी मान लीजिए कोई घाव है और उसके अंदर पस हो गई है, तो उसको क्लीन करके ही ठीक किया जा सकता है ना। उसकी पस को क्लीन किया जाता है, उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाया जाता है, इसकी ड्रेसिंग की जाती है, तब ठीक हो सकता है। विद दैट इन्फेक्शन इट कैन नॉट बी हील्ड। गवर्नमेंट ने खासतौर में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, पिछले 5 साल में जबरदस्त काम किया है। क्या? इन्होंने सारे बैंक्स के जो एनपीएस थे, ग्रोस एनपीएस एंड नेट एनपीएस, दोनों को पूरी तरह से डंडा मार मार करके कम कर दिया। इनको कह दिया बैंकों को कि तुम्हारा एनपीएस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पीछे पढ़ पढ़ के जो बैड लोन्स थे ना,
किसी को भी दे दिया, विजय माल्या को दे दिया, फलाने को दे दिया, ढीम को दे दिया, नीरव जी को दे दिया, इनको दे दिया, ये सारी चीजों को हटा दिया। नतीजा क्या हुआ कि इन सब की बैलेंस शीट हो चुकी है क्लीन। तो अब पीएसयूज जो हैं वो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो चुकी है इनकी, और अब ग्रोथ आनी बाकी है। यानी जब आपकी परेशानी दूर हो जाती है ना, लीकेजेस बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद में ग्रोथ आती है। और केनरा बैंक जो है वो आपको इस मामले में एक अच्छी खासी पोजीशन में नजर आता है, क्योंकि देखो एक तो ये है कि बाकी जो इसके बैंक के कंपटीशन में, मतलब इसी की कैटेगरी के भाई बंधु, वो सारे तो ग्रो कर चुके हैं, बस ये है जिसमें ग्रोथ आनी बाकी है। 117 रुपए का की प्राइस पर चल रहा है, और अगर आप इसमें देखें तो वही 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। और ग्राहम नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो ग्राहम नंबर के हिसाब से अगर देखते हैं तो देखिए 196 का ग्राहम नंबर है, और उससे कम पे ट्रेड कर रहा है भाई साहब। मतलब ये 100 कितना 10 कितना था प्राइस इसका, 117। लो जी, ये ग्राहम नंबर से सस्ता है। अब ये ग्राहम नंबर क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पित्रोस्की स्कोर कैसे काम करता है, स्क्रीनिंग कैसे की जाती है स्टॉक्स की, दोस्तों इन सब के लिए ना आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेंगे, 3, कितने लिंक, 3, वो मैं आपको तीनों बता देता हूं। उससे आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ करके और अपनी जो भी बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है स्टॉक मार्केट में यूज करने की, वो आप सारी सीख सकते हैं लाइव। तो पहली चीज मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए अब हम लोग फटाफट से इसको कवर करेंगे, क्योंकि मेन काम हमारा ये नहीं है, मेन काम हमारा है स्टॉक्स पे बात करना। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली। तो यहां ना अपने किसी भी वीडियो में आप जब नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको 3 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक है आपका लाइव वर्कशॉप का, तो इसमें आप डायरेक्टली लिंक है उस पर क्लिक करके और लाइव वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स है, इसमें फायदा यह है कि 10 मिनट में बेस्ट स्टॉक्स कैसे ढूंढे जा सकते हैं, साथ में ट्रेडिंग सिस्टम को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए जो ऑटो पायलट पे चले, और बेस्ट 30 मिनट्स में मोस्ट पावरफुल विनिंग स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट किया जाए, ये आप सीखेंगे मुझसे 2 घंटे के अंदर लाइव। ठीक है, दूसरा वाला ये है जिसके अंदर आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और 30 मिनट्स में स्टॉक को एनालाइज कैसे किया जाए वो सीख सकते हैं, जो लिंक है दूसरा वाला। तीसरा यह है कि मैं अपना और मेरी रिसर्च टीम जो भी रिसर्च करती है वो हमारे मोबाइल ऐप पर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो तीसरा लिंक है सागरनोमिक्स के मोबाइल ऐप का। इन तीनों लिंक्स को जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, ये आपको बहुत मदद करने वाले इन्वेस्टिंग जर्नी में। चलिए अब हम बात करते हैं, वापस स्टॉक पे आते हैं और हम बात करते हैं केनरा बैंक की। तो यहां ना आप, जैसे मैं कह रहा था ग्राहम नंबर, दोस्तों ग्राहम नंबर ना कंपनी की एक, मैं कहूंगा ओवरऑल वैल्यू को दिखाता है। अगर प्राइस जो है उससे कम है, इसका मतलब स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। तो केनरा बैंक हो गया अंडर वैल्यूड इस हिसाब से। ठीक है, अगर हम बात करें केनरा बैंक की, तो देखिए शेयर होल्डिंग में भी आप देख सकते हो कि कंपनी का अंडर वैल्यूड होने के बावजूद दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो कितना बड़े बड़े हुए हैं, करीब करीब 23-24% के आसपास में QIPs हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड से FIIs है, DIIs हैं, और उस हिसाब से 1/4 इनके पास में शेयर होल्डिंग है। दैट इज वेरी पावरफुल। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम कंपनी नंबर 3 विच इज ऑल्सो एन अंडर वैल्यूड कंपनी, और बहुत ही मैं कहूंगा काफी टाइम से आउट ऑफ फ्लेवर रही हुई कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आप ये कहोगे सब ये तो बूढ़ी कंपनी है, ढीली कंपनी है, इसका क्या कर सकते हैं। दोस्तों बात यह है कि जहां पर आपको वैल्यू ढूंढनी है ना, तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो अनपॉपुलर हो, और सेल जो है वो एक अनपॉपुलरिटी के दौर से गुजर रही है, और यहां पर ही बनते हैं इसमें मौके। तो 148 रुपए की प्राइस के पास आसपास में ट्रेड कर रही है। देखिए 60,000 करोड़ की कंपनी है, और कोई टाइम था जब ये स्टील के नाम पे सिर्फ लोगों को सेल ही ध्यान आता था। ये टाटा स्टील और बाकी JSW और ये सब तो बात की है, पहले सेल को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता था। पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई है, इस मतलब पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल गवर्नमेंट पीछे पड़ के इसको भी RVNL और IRFC वाले लाइन पर लेकर के आने वाली है। और जैसे ही वो होगा, जैसे ही क्लीन अप होगा, ये स्टॉक दौड़ने की उम्मीद ज्यादा बन जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों स्टील सेक्टर सबसे ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। भाई अगर हाउसिंग सेक्टर को गवर्नमेंट को बढ़ाना है तो उसके लिए स्टील चाहिए कि नहीं, सीमेंट चाहिए कि नहीं, उसके लिए वायरस चाहिए कि नहीं, उसके लिए टाइल्स चाहिए कि नहीं, तो ये सारे सेक्टर ग्रो करेंगे। तो इसीलिए यहां पर जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बहुत स्ट्रेटेजिक आपको अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 138 रुपए की स्टॉक वैल्यू है, अगर आप ये बुक वैल्यू है, और आप देख सकते हैं 7 का पी पित्रोस्की स्कोर है, 16 का पी है जो कि काफी कंफर्टेबल है, करंट रेशियो 0.9 का है। और अगर आप बात करें
पीईजी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा ओवरवैल्यूड लग रहा है, लेकिन ओवरऑल डेट टू इक्विटी कंफर्टेबल है ऐसी कंपनी में। सेल्स और प्रॉफिट दोनों के दोनों करीब 7 से 9% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, जिसका कि आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है जैसे ही क्लीनिंग होती है। ग्राहम नंबर 152 है और आप देख सकते हैं कंपनी उससे अंडर वैल्यूड है, साफ तौर पर अंडर वैल्यूड कंपनी है दोस्तों ये, और इसीलिए इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। करती क्या है कंपनी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है स्टील सेक्टर में। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो यहां आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, ये बात है लेटेस्ट मार्च 2024 का शेयर होल्डिंग 65% जो है वो प्रमोटर के पास है, लेकिन ये करीब 16 और 3 19 करीब 19-20% के आसपास, यानी करीब 100 रुपए में से 20 रुपए, यानी 1/5 ऑफ द शेयर होल्डिंग इज विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और रिटेलर्स तो सिर्फ 15-16% है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि ये भाई आने वाले टाइम में इन सारे लोगों को ये भरोसा है कि इस कंपनी में ग्रोथ है। अच्छा, ये सारे ना सर्टिफाइड मैं कहूंगा सर्टिफाइड और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें जो कि रिसर्च के दम पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं, तो इसलिए इनकी बात को आप ध्यान से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपकी IDFC। अब यहां पर खास बात यह है कि हम ये IDFC को क्यों ले रहे हैं। IDFC इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पहली चीज, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि IDFC का IDFC बैंक में मर्जर होने के चांसेस दिख रहे हैं, उसकी काफी सारी भागदौड़ चलती हुई नजर आ रही है। जैसे SDFC बैंक में मर्ज हो गई, फायदा किसका हुआ? फायदा किसका हुआ? SDFC लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा था, SDFC को थोड़ा सा इश्यूज थे, मर्ज होते ही फायदा इसको हुआ। ठीक है, जैसे एक डूबता हुआ आदमी होता है ना, हालांकि डूब नहीं रहे थे, दोनों अच्छे तैर रहे थे, पर डूबते हुए आदमी को अगर कोई मान लीजिए अच्छा स्विमर है, उसको पकड़ने का मौका मिल जाता है, तो स्विमर के लिए तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लेकिन जो डूबने वाला है ना, उसकी जान बच जाती है। यहां पर IDFC के साथ प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स हाई हो गई है इसकी। क्यों? क्योंकि इनको जो जहां से ये बोरोइंग करते थे वहां थोड़ा प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट्स की वजह से और जो बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। जैसे ही बैंक के साथ जुड़ती है तो एक तरीके से स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है, और जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अनलॉक होती है। कहने का मतलब यह कि IDFC बैंक के साथ मिलके उसकी क्रेडिबिलिटी का फायदा इसको मिलेगा, तो बोरोइंग इजी हो जाएगी, रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, दोनों के ऑपरेशंस मर्ज हो जाएंगे, तो इसकी वजह से इनकी कॉस्ट कटिंग भी होने के पूरे चांस है। तो इसलिए IDFC एक इंपॉर्टेंट केस है। यहां देखें तो देखिए क्या है यहां पर कि 18,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है, 116 की प्राइस चल रही है, जो लगभग 100 रुपए के आसपास में। 7 का पिथ्रोस की स्कोर है, जो बहुत अच्छा है इस कंपनी को देखते हुए। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, विच इज वेरी गुड, और ग्राहम नंबर 111 है और ये लगभग 116 उसी के आसपास चल रहा है, तो अंडर वैल्यूड है साफ तौर पे। पैग रेशियो भी आपको बता रहा है कि अंडर वैल्यूड है बिकॉज इट इज लेस देन 1, और फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अगर मान लीजिए ये इसको स्प्लिट करते हैं 1/10 में, तो यही स्टॉक आपको 11-12 रुपए में भी मिल सकता था, लेकिन अभी ऐसे होने के चांसेस कम है। बट ओवरऑल कंपनी एक अच्छी शेप में और अच्छी अपॉर्चुनिटी को शो कर रही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, अब देखिए जो मैं कह रहा था ना वो यहां दिखेगा आपको, क्या कि ये 20% से ज्यादा तो फॉरेनर्स बैठे हुए हैं इसमें, 4% 5% DIIs है और करीब 9% के आसपास में म्यूचुअल फंड्स। तो भाई साहब आप ये देखिए कितना इनके पास में करीब 35% के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने ही ले रखा है इसमें। तो इसका मतलब उनको पता है कि कंपनी आने वाले समय में एक अच्छा रनअप दिखा सकती है। लास्ट कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, और वो है आपके स्क्रीन पर ये रही। नाम है कंपनी का क्या? कंपनी का नाम है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। 131 रुपए का की कंपनी का स्टॉक प्राइस है, और आप देख सकते हैं कि सीमेंट लिमिटेड तो जाहिर सी बात है, बताने की जरूरत नहीं किस सेक्टर में कंपनी काम करती है। सीमेंट में है। हाथी सीमेंट का नाम सुना है आपने? हाथी, ये इसी का है, सौराष्ट्र का ही। गुजरात की कंपनी है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 131 पर शेयर चल रहा है। स्मॉल कैप है, 1400 करोड़ रुपए की कंपनी है, प्राइस है इसकी, सॉरी मार्केट कैप है। और आप देखेंगे कि कोई प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर के पास 67% है, पिथ्रोस की स्कोर 7 है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये बताओ आप तो आपने इसको क्यों लिया, ऐसी क्या खास बात देखी आपने? तो भाई साहब खास बात इसमें यह है कि सौराष्ट्र जो कंपनी है ना, वो एक स्मॉल कैप सीमेंट कंपनी है, और आपने देखा होगा अल्ट्राटेक और जो आपके अंबुजा सीमेंट या जितनी भी अडानी ग्रुप की सीमेंट है, वो सब की सब ना धीरे धीरे जैसे एक्विजिशन में लगी हुई है। बड़ी मछली ना छोटी मछली को निगल करके और अपने साइज बढ़ाने में लगी हुई है, और ये एक अच्छा मौका है इस कंपनी के लिए
प्रीमियम वैल्यूएशन पर बिकने का या फिर एक्वायर होने का। अगर ऐसा होता है तो आपको अच्छी खासी इसमें प्राइस में जंप नजर आ सकता है, प्लस आपको हो सकता है बोनस शेयर मिल जाए। इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें देखने को मिल सकती है। इस बात का सबूत इस बात से भी मिलता है कि आप अगर इसकी होल्डिंग को देखें तो यहां पर 66% जो है वो होल्डिंग ले रखी है किसने, प्रोमोटर्स ने, यानी प्रोमोटर फुल कंट्रोल में है। लेकिन धीरे धीरे डीआईआईज जो है एफआईआईज की नजर में भी ये कंपनी आनी शुरू हो रही है। सो ओवरऑल दोस्तों ये 5 स्टॉक्स हैं जो 100 रुपए के आसपास में है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का पोटेंशियल है। मैंने कम टाइम में ज्यादा जो कुछ मैं बता सकता था कोशिश की है, फिर भी कुछ कमियां रह गई होगी, उसके लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। हाँ, आपका सुझाव बहुत जरूरी है, कमेंट्स जरूर करिए। आपको क्या लगता है इन 5 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक अच्छा ग्रो कर सकता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ में दोस्तों एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कभी भी ध्यान रखिए कि ऐसा मत करिए कि किसी एक स्टॉक में, खासतौर पर स्मॉल कैप में, अगर आपको किसी ने नाम बताया आप सारा पैसा डाल दो, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हमें स्टॉक मार्केट में रिटर्न के साथ रिस्क जुड़ी हुई होती है। हमेशा 2 से 3% से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, मतलब एक कंपनी में, उससे ज्यादा नहीं शुरू में। और साथ में कंपनी को अच्छे से रिसर्च करें, कुछ दिनों तक मॉनिटर करें, एंड देन यू कैन गेट इनटू दैट। एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से है कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं चाहता हूं आप अच्छी चीजों को, स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखें और एक समझदार इन्वेस्टर बने। यहां पर कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो फिर आपकी हमारी दोस्ती का अर्थ क्या रहा। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए और सारे दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह फैला दीजिए। अच्छी क्वालिटी के नॉलेज सबको भेजिए। ये बिग बॉस के क्लिप भेजने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। शेयर गुड कंटेंट इफ यू केयर अबाउट गुड पीपल। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना टाइम आपका लिया उसके लिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपके सपोर्ट के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।